गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपसे कोशिका चक्र के नियमन पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि सन 2001 के अंदर हार्टवेल, एंट और नर्स नामक वैज्ञानिक ने शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में कोशिका चक्र के नियामकों की क्या की थी, खोज की थी। और इन्होंने अपनी खोज के अंदर निम्न बिंदु बताए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के ब्रैकर्स ईस्ट पर अपना प्रयोग किया था। ब्रैकर्स ईस्ट को सैकेरोमाइसिटिस सीरीविस्वी कहा जाता है। सैकेरोमाइसिटिस सीरीविस्वी उसे क्या है कहा जाता है। देखिए, कोशिका जो चक्र होता है, ठीक है, कोशिका चक्र के नियामक जो होते हैं, ठीक है, कोशिका चक्र जो होते हैं उनके विभिन्न नियामक होते हैं। अर्थात कोशिका चक्र को नियंत्रित करने वाले जीनों को क्या कहा जाता है, सीडीसी जीन कहा जाता है। कोशिका चक्र को नियंत्रित करने वाले जीनों को सीडीसी जीन कहा जाता है। सीडीसी जीन का पूरा नाम मैंने बताया था, सेल डिवीजन साइकिल जीन के नाम से इसे जाना जाता है। सीडीसी जीन कई प्रकार का होता है, जिसमें मैंने सीडीसी 28 जीन पर बात की थी और आपको बताया था सीडीसी 28 जो जीन होता है वो जीवन अवस्था को, ठीक है, कोशिका चक्र की क्रिया के दौरान, सेल साइकिल की क्रिया के दौरान सीडीसी 28 जो जीन होता है वो जीवन अवस्था को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसी तरीके से सीडीसी सेकंड जीन जो होता है, ये सेकंड जीन क्या काम करता है, कोशिका जो चक्र होता है उसके अंदर क्या काम करता है, G2 अवस्था को M अवस्था में परिवर्तित करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद आपको बताया कि साइक्लिन जो प्रोटीन होती है, ये साइक्लिन प्रोटीन भी क्या करती है, कोशिका चक्र का नियमन करने में क्या होती है, सहायक होती है, या कोशिका चक्र को नियंत्रित करने में क्या होती है, सहायक होती है। देखिए, सीडीसी जो जीन होता है, ठीक है, साइक्लिन जो प्रोटीन होती है ये कोशिका चक्र के नियमन में सहायक होती है और ये प्रोटीन जो होती है वो कोशिका चक्र के दौरान ही इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और इसे सीडीके को क्या करती है, सक्रिय करती है। सीडीसी क्या करती है, सीडीके को क्या करती है, सक्रिय करती है। सेल डिवीजन काइनेज को क्या करती है, सक्रिय करती है, जो डीएनए की प्रतिकृतिकरण को क्या करती है, प्रेरित करती है। जो डीएनए की प्रतिकृति को क्या करती है, प्रेरित करने का कार्य करता है। उसके बाद हमने आपसे समसूत्र विभाजन पर बात की। समसूत्र विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने माइटोसिस नाम दिया और आपको बताया था स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिकाओं में समसूत्र विभाजन की खोज की। इसके बाद हमने आपको बताया था कि कोशिका विभाजन होता है वो दो प्रवस्थाओं में पूर्ण होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। समसूत्र विभाजन में दो प्रवस्थाओं में पूर्ण होता है, कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव विभाजन। कैरियोकाइनेसिस में हमने आपको बताया कि केंद्रक के विभाजन को ही कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, या इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर दिया जाए तो पैतृक केंद्रक का दो संतति केंद्रकों में विभक्त होने की क्रिया को, पैतृक केंद्रक का दो संतति केंद्रकों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। इसके बाद आपको बताया था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है कोशिका द्रव में विभाजन होना। कोशिका द्रव में विभाजन होने की क्रिया को साइटोकाइनेसिस डिवीजन कहते हैं या कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। देखिए, कोशिका जो द्रव विभाजन होता है उसमें दो संतति कोशिकाएं होती हैं और उन दो संतति कोशिकाओं के कोशिका द्रव में क्या होता है, विभाजन होता है। कोशिका द्रव में क्या होता है, विभाजन होता है और कोशिका द्रव विभाजित होकर के यहाँ पर दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसे साइटोकाइनेसिस डिवीजन कहा जाता है। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी कि केंद्रक द्रव विभाजन जो होता है, ठीक है, केंद्रक द्रव विभाजन होता है। समसूत्र विभाजन में जो केंद्रक द्रव विभाजन होता है वो चार प्रवस्थाओं में बटा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रोफेज के बारे में भी आपसे क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी, ठीक है। परंतु एक बार फिर हम आपको यहां से आज वापस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज इन चारों प्रवस्थाओं पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। देखिए तो आइए बात करते हैं। क्लास 11th लेसन नंबर हमारा 10 चल रहा है, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज इट राइट? सो आज हम इस पर बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में, और हम यहां पर बात कर रहे थे कैरियोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस, देखिए कैरियोकाइनेसिस जो होता है, केंद्रक द्रव्य विभाजन होता है, वो 4 फेजेस के अंदर क्या होता है, बटा हुआ होता है। पहला मैंने आपको बताया था प्रोफेज, जिसको मैंने बोला था पूर्व अवस्था। दूसरी जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है मेटाफेज, जिसको कहा जाता है मध्यावस्था। तीसरी जो होती है उसे कहा जाता है एनाफेज, जिसे कहा जाता है पश्चावस्था। और सबसे अंत में है, इनको बोलते हैं टीलोफेज, जिसको बोलते हैं अंत अवस्था। इज इट क्लियर? देखिए आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो सबसे पहले प्रोफेज अवस्था पर बात कर रहे हैं। देखिए कोशिका जब विभाजन की क्रिया के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात इंटरफेज अवस्था जब पूर्ण हो जाती है, तो इंटरफेज अवस्था के पूर्ण होने के पश्चात, ठीक है, प्रोफेज अवस्था क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इंटरफेज के बाद कोशिका किसमें प्रवेश कर जाती है, प्रोफेज अवस्था में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो कोशिका प्रोफेज अवस्था में क्या कर गई है, प्रवेश कर गई है। और कोशिका जब प्रोफेज अवस्था में प्रवेश कर जाती है, तो मैं आपको बता दूं ये प्रोफेज अवस्था जो होती है, ठीक है, ये सबसे लंबी अवस्था भी होती है। ये कुछ मिनटों की अवस्था भी होती है, कुछ घंटों की अवस्था भी होती है, पर ज्यादातर ये प्रोफेज अवस्था होती है, वो समसूत्री विभाजन के अंदर प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है। इस प्रवस्था में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है। ये केंद्रिका पाई जाती है। ये क्या है, केंद्रक झिल्ली कहलाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, क्रोमेटिन नेट पाया जाता है। क्रोमेटिन क्या पाए जाते हैं, नेट पाए जाते हैं। और ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोलस, जिसको हम केंद्रिका के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोलस के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है न्यूक्लियोलस, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रिका के नाम से जानते हैं। तो इस प्रवस्था में होता क्या है, ध्यान से सुनिए कि इस प्रवस्था में ये क्रोमेटिन जो नेट होता है, क्रोमेटिन जो जाल होता है, इस क्रोमेटिन जाल का क्या होता है, संघनन होता है। और संघनन से क्या बनती है, स्पाइरिन नामक क्या बनते हैं, रेशे बनते हैं। कैसे रेशे बनते हैं, स्पाइरिन नामक क्या है, रेशे बनते हैं, ठीक है। तो स्पाइरिन नामक क्या बनते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर रेशे नुमा संरचना आपको क्या है, दिखाई देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोफेज अवस्था को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, तो आपको बता दूं, जो क्रोमेटिन के कण होते हैं, ठीक है, उनके संघनन से क्या है, स्पाइरिन नामक क्या बन जाता है, रेशे बन जाते हैं, ठीक है। और रेशे जो होते हैं वो जाल के रूप में होते हैं, और उन जाल के रूप में उस प्रोफेज अवस्था को क्या है, पहचाना जा सकता है। स्पाइरिन जो होता है उसमें अधिक कुंडलन होता है, यानी कि स्पाइरिन में बोले तो हम बोलते हैं इन क्रोमेटिन जालों के अंदर क्या होता है, अधिक क्या होता है, संघनन होता है, कुंडलन की क्रिया होती है। और अधिक संघनन और कुंडलन के कारण क्या है, यहाँ पर गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, गुणसूत्रों का। यहाँ पर इस तरीके से पतले लंबे गुणसूत्र आपको क्या है, देखने के लिए मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इस तरीके से पतले और लंबे गुणसूत्र यहाँ पर क्या है, देखने के लिए आपको क्या है, दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, या क्रोमेटिन जो जाल होता है या स्पाइरिन जो होता है, वो अधिक क्या हो जाता है, कुंडलन हो जाता है, उसमें अधिक संघनन हो जाता है। और संघनन होने पर गुणसूत्र जो होते हैं उनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है।
प्रत्येक गुणसूत्र कैसा होता है, लंबवत रूप में पाया जाता है। कैसे रूप में पाया जाता है, लंबवत रूप में पाया जाता है। ये गुणसूत्र दो समान भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। इनको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड कहते हैं। और ये क्रोमेटिड जो होता है वो इस सेंट्रोमियर के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। क्रोमेटिड जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। तत्पश्चात क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, जो तारक काय होता है वो तारक काय क्या होता है, विभाजित होता है, ठीक है। और तारक काय के विभाजित होने के कारण, तारक काय क्या होता है, विभाजित होता है। तारक काय विभाजित होने पर तारक केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। दो सेंट्रियोल्स का निर्माण होता है। और ये दो सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये दो सेंट्रियोल्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। और ये दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, ये सेंट्रियोल का निर्माण हुआ। ये दोनों सेंट्रियोल किधर गति करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या कर जाते हैं, गति करते हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है, खिसक जाते हैं। तथा ये दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं, इन दोनों सेंट्रियोलों के मध्य में जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन किसका निर्माण करती है, प्रोटीन जो होते हैं उनसे धागे निकलते हैं। और धागे निकलने के बाद किनका निर्माण होता है, इस तरीके से तुर्क तंतुओं के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इसी दौरान मैंने आपको बताया कि केंद्रिका क्या हो जाती है, केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और केंद्रिका भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, देखिए ये केंद्रक झिल्ली है, ये भी विलुप्त हो गई है। और क्या है, केंद्रिका भी क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। और यहाँ पर क्या है, इस तरीके से क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गुणसूत्र पतले लंबे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्रोमेटिड जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, इस सेंट्रोमियर से क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर विपरीत ध्रुवों पर क्या है, ये तुर्क तंतुओं का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। इनमें जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन निकल करके तुर्क तंतुओं का क्या करते हैं, निर्माण होता है। तो यहाँ पर तारक काय विभाजित होगा। तारक काय के विभाजित होने से दो सेंट्रियोल बनेंगे। ये सेंट्रियोल कहां पर जाएंगे, विपरीत ध्रुव की ओर जाएंगे। इन सेंट्रियोल में जो प्रोटीन होगी उन प्रोटीन से क्या है, क्या निकलती है, प्रोटीन जो होती है वो रेशेनुमा संरचना के रूप में निकलती है। जिससे किसका निर्माण हो जाता है, जिससे तुर्क तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ये तुर्क तंतुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये तुर्क तंतु क्या बनाते हैं, एक रेशेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे एस्टर रेस के नाम से क्या है, जाना जाता है। और सबसे अंत में मैंने बता दी कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाते हैं, यहाँ पर विलुप्त हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज डिसअपीयर्ड। और यहाँ पर क्या है, कोशिका के अंदर आरएनए और फास्फोलिपिड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आरएनए और किसकी मात्रा बढ़ जाती है, फास्फोलिपिड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फास्फोलिपिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये हो गया प्रोफेज अवस्था। देखिए प्रोफेज अवस्था में जैसा हमने आपको दिखाया कि भाई तुर्क तंतुओं का निर्माण पूरा हो गया, नहीं, ध्यान रखना है, तुर्क तंतुओं के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है वो प्रोफेज अवस्था में होती है। और पूर्ण रूप से तुर्क तंतुओं का जो निर्माण होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, मेटाफेज अवस्था में होता है। पूर्ण रूप से तुर्क तंतुओं का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, मेटाफेज अवस्था में होता है। यहां पर तो केवल प्रोफेज अवस्था में तो तुर्क तंतुओं के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। गुणसूत्र जो है, क्रोमेटिन जाल होता है वो संघनित होता है, ठीक है। अधिक संघनित और कुंडलित होने के कारण गुणसूत्र हमें पतले और कैसे दिखाई देने लगते हैं, लंबे दिखाई देते हैं। उसके बाद प्रोफेज अवस्था जो होती है वो मेटाफेज अवस्था में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। मध्य अवस्था जो होती है वो बहुत ही अल्पकालिक होती है, बहुत ही कम समय इस मेटाफेज अवस्था में लगता है, ठीक है। यानी कि इसका जो टाइमिंग होती है वो लगभग 6 से लेकर के 13 मिनट के लगभग होती है। यानी कि किसी भी कोशिका में जब समसूत्री विभाजन हो और समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था अगर होगी तो उसमें समय जो होता है वो बहुत ही कम लगता है, अल्प लगता है। लगभग 6 से लेकर के 13 मिनट के अंदर मेटाफेज अवस्था क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो मेटाफेज अवस्था जो होती है वो 6 से लेकर के 13 मिनट के अंदर क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो इस अवस्था में आप डायग्राम देखिएगा। सबसे पहले किस तरीके का हम यहाँ पे डायग्राम बनाने जा रहे हैं, देखिए इस तरीके का आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार का आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है। और इस डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर
इस डायग्राम में आप यहां पर देख रहे होंगे, देखो भी इस डायग्राम में आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये क्या है, ध्रुव होते हैं। ठीक है, कोशिका में वैसे दो ध्रुव होते हैं, एक सक्रिय ध्रुव होता है, एक निष्क्रिय ध्रुव होता है, एक को जंतु ध्रुव बोलते हैं, एक को कायिक ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर ये ध्रुव बनते हैं और यहाँ पर क्या है, तुर्क तंतुओं के ध्रुव के निर्माण के पश्चात तुर्क तंतुओं के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से तुर्क तंतुओं के निर्माण की क्रिया क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं वो अत्यधिक कुंडलन हो जाते हैं। जब गुणसूत्रों में अधिक कुंडलन होगा तो जो गुणसूत्र प्रोफेज अवस्था में लंबे थे, ठीक है, पतले थे, वो गुणसूत्र यहाँ पर कैसे हो जाते हैं, देखो इस अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, छोटे और कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपको मोटे दिखाई दे रहे हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, छोटे और कैसे दिखाई देते हैं, मोटे क्या है, दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्र अत्यधिक क्या हो जाता है, इनमें कुंडलन होता है, संघनित होते हैं, जिसके कारण कैसे हो जाते हैं, छोटे और कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्लियर बात। इस अवस्था में गुणसूत्र का जो केंद्र होता है, ठीक है, गुणसूत्र जो होता है वो कोशिका के मध्य में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। कोशिका के बीचों बीच में आकर के क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और यहां पर कोशिका के अंदर जो बीचों बीच में एक प्लेट पाई जाती है, ठीक है, या तुर्क तंतुओं के मध्य में क्या पाई जाती है, एक बीचों बीच में एक प्लेट पाई जाती है, एक प्लेट बन जाती है जिसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका के मध्य में, कोशिका के अंदर मध्य में क्या होती है, एक मेटाफेज प्लेट होती है और उस मेटाफेज प्लेट पर आकर के गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, मेटाफेज प्लेट पर आकर के गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट ना बोले तो इक्विटोरियल प्लेट भी कह सकते हैं। इक्विटोरियल प्लेट के नाम से भी इसे क्या है, जाना जाता है। तो गुणसूत्र जो होता है वो इक्विटोरियल प्लेट पर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाता है। क्लियर बात समझ आ गई। और आपको यहां पर बता दूं कि ये प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु होता है। ये गुणसूत्र बिंदु क्या होता है, विभाजित होता है। सेंट्रोमियर क्या होता है, विभाजित होता है। और सेंट्रोमियर जब विभाजित होता है तो ये दो भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित होता है, तो आप देखिए ये दो भागों में विभाजित होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से यहां पर आप देखिए दो क्रोमेटिडों का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। तो प्रत्येक गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होगा, प्रत्येक गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होगा, ये एक गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होगा, ये सेंट्रोमियर क्या होगा, विभाजित होगा। विभाजित होगा तो यहां पर कितने सेंट्रोमियर का निर्माण हो गया, दो भागों में सेंट्रोमियर क्या हो गया, विभाजित हो गया, जिससे यहां पर क्रोमेटिड जो होता है वो अलग अलग आपको क्या है, दिखाई देते हैं। ये क्रोमेटिड अलग दिखाई दे रहा है, ये क्रोमेटिड अलग दिखाई दे रहा है, ये क्रोमेटिड अलग दिखाई दे रहा है और ये क्रोमेटिड कैसा दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सारांशली बता रहा हूं कि मेटाफेज जो अवस्था होती है ये कोशिका विभाजन की क्या है, अल्पकालिक अवस्था होती है, जिसके अंदर बहुत ही कम समय लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र कैसे होते हैं, अधिक कुंडलित होते हैं और संघनित होते हैं, जिसके कारण गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, छोटे और कैसे दिखाई देते हैं, मोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकी संरचना डंबल के आकार के रूप में क्या है, दिखाई देती है। इस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका के मध्य में, ठीक है, मध्य में क्या करते हैं, गति करते हैं और गति करके तुर्क तंतुओं के मध्य रेखा पर एक क्या बनती है, तुर्क तंतुओं के मध्य रेखा पर एक प्लेट बन जाती है, जिसे मेटाफेज प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट कहते हैं। इसी मेटाफेज प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट पर आकर के गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, और यहां पर क्या है कि इसके बाद गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, उसका सेंट्रोमियर क्या होता है, विभाजित होता है। गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर विभाजित होने पर एक सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे यहाँ पर क्रोमेटिड जो होते हैं वो हमें पृथक पृथक क्या है, दिखाई देने लगते हैं या पृथक पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है कौन सी अवस्था के बारे में, मेटाफेज अवस्था में। मेटा का अर्थ होता है मध्य, अर्थात गुणसूत्र जो होता है वो कोशिका के मध्य में मेटाफेज प्लेट पर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, इक्विटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं।
गुणसूत्र आकार में छोटे हो जाते हैं, गुणसूत्र आकार में कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में होता है ऐसा, मेटाफेज अवस्था के अंदर होता है। देखिए अब हम बात करते हैं एनाफेज अवस्था में। मेटाफेज अवस्था जो होती है वो अब एनाफेज अवस्था में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। मेटाफेज अवस्था होती है वो किसमें प्रवेश कर जाती है, एनाफेज अवस्था के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब जब ये एनाफेज अवस्था में प्रवेश करेगी, जब ये एनाफेज अवस्था के अंदर प्रवेश करेगी मेटाफेज अवस्था, तो यहां पर कौन से परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए इस पर बात करने जा रहे हैं एनाफेज अवस्था पर। देखिए एनाफेज जो अवस्था होती है, ठीक है, ये अत्यधिक अल्पकालिक होती है। मेटाफेज तो क्या है, अल्पकालिक होती है, पर उससे भी कम समय किसमें लगता है, एनाफेज अवस्था में लगता है। इसलिए एनाफेज मेटाफेज की तुलना में क्या है, उसमें और भी कम समय लगता है। यहाँ पे 6 से 13 मिनट लगता है, तो यहां से 2-3 मिनट के अंदर ये क्या होती है, एनाफेज अवस्था पूर्ण हो जाती है। अत्यंत कैसी होती है, अल्प अवस्था में होती है। इस अवस्था में जो जुड़वे हुए क्रोमेटिड है, ये जुड़वे हुए क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या है, यहाँ पर विभाजित हुआ, तो ये सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो गए, तो यहाँ पर 2 क्रोमेटिडों का क्या है, निर्माण हो गया। ये दोनों जुड़वे क्रोमेटिड होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, पृथक होते हैं। तो ये दोनों जुड़वा क्रोमेटिड होता है, मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से यहां पर, ठीक है। ये हो गए ध्रुव, ठीक है, इनसे क्या निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं तुर्कतंतु। कौन से निकल रहे हैं, इनको कहते हैं तुर्कतंतु। यहां पर मैं देखो 2 गुणसूत्र बता रहा हूं, ये क्या है, क्रोमेटिड है, ठीक है, ये एक, और ये एक इधर दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर ये जो क्रोमेटिड है, जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, ये आपस में क्या होता है, पृथक होते हैं। तो ये दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं, ये क्या होंगे, यहाँ पे पृथक होंगे। और पृथक जब होंगे यहाँ पर, अब देखिए इस तरीके से मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। अब क्या है, ये पृथक हो गया इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या हो गए हैं, पृथक हो गए हैं, ठीक है। और पृथक होने के बाद ये जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, ये विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करता है, गति करता है, क्योंकि ये दोनों ध्रुव इन गुणसूत्रों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमेटिड, ये पहले तो यहां से क्या हो गए, पृथक हो गए, और पृथक होने के बाद ये गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, ये विपरीत ध्रुवों की ओर क्या है, खिसकने लगते हैं। जब विपरीत ध्रुवों की ओर जब ये खिसकेंगे, तो इनकी जो संरचना होती है, ठीक है, वो किस तरीके की बनेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गए ध्रुव, ठीक है, ये क्या है, तुर्कतंतु बन गए, ठीक है। तो यहां पर गुणसूत्र का आकार कैसा बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है, यानी कि वी आकार की शेप में बन जाता है। देखिए किस तरीके का आकार हो गया है गुणसूत्र का, या तो वी आकार हो जाता है, या फिर जे आकार के रूप में गुणसूत्र दिखाई देता है। गुणसूत्र जो होता है वो एनाफेज अवस्था में वी या जे आकार की संरचना के रूप में क्या है, दिखाई देते हैं, ठीक है। वी या जे आकार के रूप में गुणसूत्र क्या है, दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देंगे, कि ये गुणसूत्र जो होते हैं जुड़वा क्रोमेटिड होंगे, ये पृथक होंगे, यहां पर ये पृथक कर दिए मैंने। पृथक होने के बाद ये गुणसूत्र जो होते हैं, इनको ये विपरीत ध्रुव अपनी ओर क्या करते हैं, दोनों ध्रुव होते हैं वो अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब इनको अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, तो जिसके अंदर आकर्षण बल अधिक होगा वो उस ओर क्या है, गति करता है। जैसे ये इधर चला गया, तो ये यहां पर आ गया, ठीक है। और जब जाएगा तो यहाँ पर इसकी जो संरचना, ये विपरीत ध्रुव की ओर क्या कर गया, गति कर गया। दूसरा, ये मान लीजिए इधर आ गया, तो ये इधर दिखा दिया मैंने। ये मान लीजिए इधर चला गया, ये आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो ये इधर दिखा दिया मैंने। तो इस तरीके से गुणसूत्र जो होते हैं वो एनाफेज अवस्था में, ठीक है, क्या होता है, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। परंतु एक बात ध्यान रखनी है, अलग होने वाले जो क्रोमेटिड है, जैसे ये अलग हो रहा है गुणसूत्र, ठीक है, तो अलग होने वाले क्रोमेटिड की जो भुजा होती है, अलग होने वाला जो क्रोमेटिड है, जैसे ये गुणसूत्र अलग हुआ है, तो ये अलग होने वाला क्रोमेटिड का जो सेंट्रोमियर होगा वो केंद्र की ओर होगा। किस ओर स्थित होगा, क्रोमेटिड जो होगा वो केंद्र की ओर क्या होता है, स्थित होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, यानी कि अलग हुआ जो क्रोमेटिड होता है, अलग होने वाले जो क्रोमेटिड होते हैं, उसकी भुजा केंद्र की ओर होती है, यानी कि कोशिका के केंद्र की ओर क्या होता है, क्रोमेटिड की भुजा होती है। किसकी होती है, जो क्रोमेटिड क्या है, अलग हुआ है,
ठीक है। और इस दौरान गुणसूत्र का आकार कैसा दिखाई देता है, वी और जे आकार का क्या है, दिखाई देने लगता है। इज इट राइट? एक बार फिर हम एनाफेज अवस्था पर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अत्यधिक अल्पकालिक होती है ये अवस्था जो होती है, इसमें क्या है, जो क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, ये क्रोमेटिड आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ये पृथक होते हैं, यहाँ पे पृथक हो गए। पृथक होने पर इनको दोनों ध्रुवों की ओर, दोनों ध्रुवों के द्वारा आकर्षित किया जाता है। जब इन गुणसूत्रों को आकर्षित किया जाता है तो ये विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। जब विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं तो इनका आकार वी आकार का या जे आकार का हो जाता है। यहां पर एक बात ध्यान रखने की, मैंने बताया कि जो क्रोमेटिड, ठीक है, गुणसूत्र से अलग होता है, उसकी भुजा, ठीक है, उसकी जो भुजा होती है वो केंद्र की ओर क्या होती है, स्थित होती है। देखिए केंद्र की ओर क्या है, स्थित है। इनकी भुजा किस ओर स्थित है, केंद्र की ओर क्या होती है, स्थित होती है। ऐसा मैंने आपको बता दिया एनाफेज अवस्था में। तो ये हमारी एनाफेज अवस्था पूर्ण हो गई है। एनाफेज अवस्था के बाद अगली प्रवस्था आती है जिसे कहा जाता है टीलोफेज अवस्था या अंत्यावस्था। टीलोफेज अवस्था जो होती है वो अंत्यावस्था, यानी कि टीलोफेज अवस्था को अंत्यावस्था भी कहा जाता है। एनाफेज अवस्था टीलोफेज अवस्था में एंट्री कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। एनाफेज अवस्था टीलोफेज अवस्था में प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश करती है तो वैसे ही क्या है कि यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ये जो गुणसूत्र हैं कुंडलित अवस्था में ये कैसे हो जाता है, अकुंडलित अवस्था में हो जाता है। तो पहला तो हो गया कि क्रोमोसोम होते हैं अनकॉइल्ड हो जाते हैं। क्रोमोसोम कैसे हो जाता है, अकुंडलित हो जाते हैं, अनकॉइल्ड हो जाता है। गुणसूत्र कैसे हो जाता है, अगुणित, यानी कि अकुंडलित हो जाता है। गुणसूत्रों के जब अकुंडलन हो जाता है तो यहां पर क्या है कि ये सेंट्रोमियर होते हैं, ठीक है, ये सेंट्रोमियर होता है, सॉरी, ये ध्रुव होते हैं और ये क्या होते हैं, तुर्क तंतु। ध्रुव और तुर्क तंतु होते हैं, ये क्या होता है, इस कोशिका द्रव के अंदर क्या होते हैं, यानी कि डिसॉल्व हो जाते हैं, अपघटित होते हैं। और इनके स्थान पर क्या है, किसका निर्माण हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर केंद्रक झिल्ली, ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, ठीक है। दोनों ध्रुवों के स्थान पर, दोनों जो ध्रुव थे उनके स्थान पर एक केंद्रक झिल्ली का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। केंद्रक झिल्ली के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। और जो गुणसूत्र जो कुंडलित अवस्था में थे उनके स्थान पर यहाँ पर अकुंडलित क्रोमेटिन जाल का निर्माण हो जाता है। अर्थात ये अवस्था जो होती है वो प्रोफेज अवस्था की जस्ट कैसी होती है, विपरीत होती है। प्रोफेज अवस्था में आपने देखा कि गुणसूत्र जो थे वो क्रोमेटिन जाल के रूप में थे, स्पाइरियम के रूप में थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे गुणसूत्र क्या हुए थे, क्रोमेटिन जाल था वो संघनित हुआ था, जिससे स्पाइरियम नामक रेशे की संरचना बनी थी वहां पर, ठीक है। और इसके पश्चात हमने आपको बताया यहाँ पर प्रोफेज अवस्था के अंदर कि ये केंद्रक झिल्ली क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, केंद्रिका विलुप्त हो गया था। परंतु टीलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों क्या हो जाते हैं, पुनः प्रकट होने लगते हैं, पुनः एपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो टीलोफेज अवस्था में क्या होता है, जैसे ही कोशिका एनाफेज अवस्था से टीलोफेज अवस्था में प्रवेश करती है तो गुणसूत्र अकुंडलित हो जाते हैं। जो ध्रुव होते हैं और तुर्क तंतु होते हैं वो अपघटित होकर के उनके स्थान पर किसका निर्माण हो जाता है, ये केंद्रक झिल्ली का और केंद्रिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और आपने देखा कि यहाँ पर केंद्रक जो था प्रोफेज अवस्था में, जो एक केंद्रक था वो विभाजित होकर के यहाँ पर कितने केंद्रकों का निर्माण हो गया है, 2 केंद्रकों का यहाँ पर क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है, ठीक है। देखिए अब हम आपसे एक बार फिर दोबारा आपको बता दें, ठीक है, संक्षिप्त में आपसे बात कर रहे हैं। प्रोफेज अवस्था में तो क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं यहाँ पर क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, फिर गुणसूत्र पतले और लंबे दिखाई देने लगते हैं। केंद्रक झिल्ली का क्या हो जाता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तारक का विभाजित होता है, 2 सेंट्रियोल का निर्माण होता है, जो क्या काम करता है, ध्रुवों का और तुर्क तंतु के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। मेटाफेज अवस्था में हमने आपको बताया कि गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र छोटे और कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या है, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर होता है वो विभाजित हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होता है वो विभाजित होने के कारण यहाँ पर दो क्रोमेटिड आपस में आप लोग पृथक रूप से उन्हें देख सकते हैं। जैसे मेटाफेज एनाफेज अवस्था में बदलती है तो ये गुणसूत्रों के जो क्रोमेटिड जो आपस में जुड़े हुए थे वो पृथक होते हैं और वो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। ठीक है, और जो अलग हुआ क्रोमेटिड होता है वो उसकी जो भुजा होती है वो केंद्र की ओर क्या हो जाती है, स्थित होती है। गुणसूत्र का आकार यहाँ पर V या J आकार का दिखाई देता है। टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र एकुलित हो जाते हैं। ठीक है, जो ध्रुव और क्या होते हैं, तारक का ध्रुव और तुर्क तंतु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट होकर के वहां पर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ टीलोफेज अवस्था, केंद्रक द्रव अवस्था की हमने चारों प्रवस्थाओं पर आपसे डिस्कस कर लिया है। यदि आपके कोई समझ नहीं आया हो कोई भी बिंदु तो आप हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9983030386 पर। यू विल कांटेक्ट एंड यू विल आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू सेल डिवीजन। थैंक्स वेरी मच, बी सेफ, बी हैप्पी बाय कोरोना। थैंक्स वेरी मच।